यूपीएससी जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको क्लियर करो, पास करके आईएएस बन जाओ। वो तैयारी आपकी जीवन शैली बना देता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ सिखा देता है। तो जो कि आज मैं अपने व्यवसाय में भी उसका इस्तेमाल करता हूँ। भ्रांतियाँ और धारणाएं ऐसी इस प्रकार की हैं कि अगर लड़का को पढ़ाया लिखाया है, आपने कोचिंग में उसको पैसा वैसा लगाया है, तो वो कुछ पढ़ लिख के अच्छा सरकारी नौकरी कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा लोग मानते हैं उस चीज़ को। तो हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता कोई अलग नहीं थे, उनका भी यही मानना था कि यार इतना पढ़ाया लिखा है तो अगर अच्छा है कलेक्टर उलेक्टर बन जाएगा, कुछ तो बनेगा, उसके नीचे का पद मिलेगा लेकिन सरकारी नौकरी लग जाएगी। हमारे ऐसे ऐसे दोस्त बने, किसी का नहीं हुआ सिलेक्शन। किसी का नहीं सिलेक्शन हुआ। अपनी शुरुआत मैंने सुना है कि गर्ल्स हॉस्टल के पास से की है, उसके पीछे क्या लॉजिक था आपका? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, उसकी जो ड्रॉप आउट्स हैं उन लोगों की सक्सेस स्टोरी के बारे में, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं चाय सुट्टा बार से अनुभव दुबे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो हम इस कड़ी में पहले शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे आपने इसका कंसेप्ट, पहले चाय सुट्टा बार के बारे में ही बात करते हैं कि कैसे आपने इसका कंसेप्ट लाया। ये हम लोग व्यापार करने के पहले कई चीज़ों की तैयारी की, असफलता मिली, जिसमें से एक यूपीएससी की तैयारी भी थी। तो लगा नहीं कि हम डिसिप्लिन है इतने कि इस चीज़ को आगे तक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जिस चीज़ में हम अच्छे थे, जो चीज़ हमने पहले कर रखी थी, हमने सोचा कि उस चीज़ को क्यों ना प्रयास किया जाए। तो हमको व्यापार सही लगा। व्यापार में हमारे पास हमारे मित्र के पास कुछ पैसे थे, उस पैसे से हमने स्टार्ट किया और वो चल गया। और वो चला तो हम उसकी रेप्लिका एक फ्रेंचाइजी के रूप में बनाते चले गए। तो एक छोटी सी दुकान से आज आंकड़ा 400 प्लस हो गया है जी। तो हम क्योंकि हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और कई तबके के लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा जो एक बार उसमें घुस जाएगा उसको निकलने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में हमें पता चला कि आप यूपीएससी की तैयारी किए हैं, इसीलिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो इसी पहले आप बताइए, आपका एजुकेशन, आपने कहाँ से पढ़ाई की और कैसे आप मतलब एक यूपीएससी के लिए कहाँ से, मतलब कंसेप्ट कहाँ से आया? आपके पेरेंट्स बोले, क्योंकि कई मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ सबसे ज़्यादा है कि बैंकिंग की तैयारी कर लो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो। तो ऐसे में आप पहले हमें बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और उसके बाद कैसे कैसे आगे ये जर्नी बढ़ा। मेरी स्कूलिंग रीवा से महर्षि विद्या मंदिर से हुई 8वीं तक जी। 9वीं के बाद से पिताजी ने इंदौर भेज दिया, तो वहाँ पे कोलंबिया कॉन्वेंट में। फिर उसके बाद में रेनेसा कॉलेज में बीकॉम। फिर उसके बाद में यूपीएससी हमारा खुद का ही मन था और हमारे परिवार वाले भी चाहते थे कि सबके लोग चाहते हैं कि लड़का कलेक्टर बनना, कौन नहीं चाहेगा अपने देश में। तो सब लोग चाहते थे, हमारा मन था। लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए चाहिए था आपको भरपूर डेडिकेशन। और पता नहीं, मैं शायद चंचल स्वभाव का था, कैसा था, मैं हर बार भटक जाता था। मतलब पढ़ता था लेकिन जिस तरीके से पढ़ाई, जो लगन लगती है, जो डेडिकेशन, पूरा टाइम आपको देना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था मेरे में से। और फिर उसके बाद में यूपीएससी, जो आपने बोला, यूपीएससी जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको क्लियर करो, पास करके आईएएस बन जाओ। वो तैयारी आपकी जीवन शैली बना देता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ सिखा देता है। तो जो कि आज मैं अपने व्यवसाय में भी उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो मतलब इंदौर से दिल्ली आना, ये आपने कब डिसाइड किया? क्या स्कूल टाइम से ही पहले आपको यूपीएससी का मन था, या जो आपने कहा कि कौन नहीं चाहता कलेक्टर बनना, तो कहाँ से ये, मतलब पहली बार आपने कहाँ से ये सुना कि डीएम जो है वही सब कुछ है, या मतलब कई ऐसी धारणाएं हैं, तो कहाँ से आपके दिमाग में वो चीज़ कहाँ से आया? देखिए, हम जो लड़के मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उनके पास में एक सबसे अच्छा अवसर रहता है कि जिसमें आपको ज़्यादा फीस नहीं लगती है और आप एग्ज़ाम दे के डायरेक्ट एक बहुत सर्वोच्च पदों में से एक पद में आप जा सकते हो, एक शासकीय पद में। तो वो तो सबको मालूम था कि यूपीएससी की तैयारी करने से हो सकता है। फिर हमारे जो सीनियर थे बताते थे, करते ही रहते थे लोग तैयारी उस चीज़ की, तो बताते थे कि भैया ये करो, तुम अगर बन जाओगे तो इसमें ये रहता है, ऐसा रसूख रहता है। और रसूख तो चलिए ठीक है, रसूख लोगों को लुभाता भी है। हमारा ऐसा था कि आप लक्ष्य लेके चले हो समाज को करने के लिए और खुद के लिए जीवन में करने के लिए, वो आप बहुत आसानी से उसमें कर सकते हो। आपके पास पूरा मैकेनिज्म आ जाता है, पूरी मशीनरीज आ जाती है, वो टूल आपको मिल जाते हैं, जिससे आप समाज में उस तरह का बदलाव और अच्छा काम कर सकते हो। तो पेरेंट्स का भी कहीं मन था, क्योंकि आम तरह से हम, मतलब
आम लोगों के बीच धारणाएं हैं ऐसी कि मेरा तो ऐसा नहीं था, बट मेरे पेरेंट्स बोले थे इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं, पेरेंट्स का ऐसे तो वाला- था ही, पेरेंट्स का तो सवाल ही नहीं बनता कि उनको, वो तो चाहते ही थे कि हमारे यहाँ पे भ्रांतियाँ और धारणाएं ऐसी इस प्रकार की हैं कि अगर लड़का को पढ़ाया लिखाया है, आपने कोचिंग में उसको पैसा वैसा लगाया है, तो वो कुछ पढ़ लिख के अच्छा सरकारी नौकरी कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा लोग मानते हैं उस चीज़ को। तो हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता कोई अलग नहीं थे, उनका भी यही मानना था कि यार इतना पढ़ाया लिखा है तो अगर अच्छा है कलेक्टर उक्टर बन जाएगा, कुछ तो बनेगा, उसके नीचे का पद मिलेगा लेकिन सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो हमारे परिवार तो वाले आप भी दिल्ली आए, उसके बाद आपने क्या किया, कोचिंग वगैरह की या कैसे तैयारी? हाँ, हमने कैसे यहीं से कोचिंग की थी, ये करोल बाग में वाजीराम एंड रवि है, जी। यहाँ से कोचिंग, बहुत बढ़िया कोचिंग थी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे, आज भी सुनते हैं उन प्रोफेसर्स को, हम सीखते हैं, आज भी सुनते हैं उन प्रोफेसर्स को। तो फिर आप कितने साल इस तैयारी को दिए? हमने 2.5-3 साल दिए। जी। तो अनुभव, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एक बार तैयारी में घुस जाते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं, इसके आगे की जिंदगी नहीं है मेरी, मतलब अगर नहीं तो स्टेट पीसीएस हम कर लेंगे या कुछ और, मतलब इसी के इर्द गिर्द रह जाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट में होता है, कई लोग ऐसे भी हैं जो 6th अटेम्प्ट के बाद भी नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए मतलब, तो इस मतलब ये फेज आपकी भी जिंदगी में आया होगा शायद, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब उनके लिए मोटिवेशनल कुछ आप बोलना चाहें? देखिए, मोटिवेशनल नहीं बोलूँगा मैं, जिस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ मैं वही चीज़ अक्सर बताता हूँ, मोटिवेशन पे ज़्यादा जोर नहीं देता। मैं यही बताऊँगा कि देखिए, फेलियर तो एक जीवन का एक पड़ाव है, देखिए वो कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकता है, तो उससे अपने को हारना नहीं चाहिए। और यूपीएससी, मैंने आपको बोला ना, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको क्लियर करके एक कलेक्टर बन जाओ या आईआरएस बन जाओ, आईएफएस बन जाओ। आपको उसने जीवन में आपको क्या सिखाया वो सीखिए, उसको लेके आगे बढ़िए। और आपको ज़रूरी थोड़ी है जो आपको समाज में करना हो आप एक कलेक्टर बन के कर सकते हो। आज हम लोग एंटरप्रेन्योर हो गए, स्टार्टअप चालू कर लिया, तो हम भी रोज़गार दे रहे हैं, सरकार में नहीं है डायरेक्टली, लेकिन समाज के लिए तो काम कर ही रहे हैं। तो जीवन अंत नहीं होता है, एक पड़ाव है, वो निकल जाता है, आप सीखते हैं। बहुत दुखद भी होता है, हम देखते हैं लोग साल कितने साल जीवन भर 18-18 घंटे पढ़ाई करके निकाल देते हैं, नहीं होता है, लेकिन वो समाज का एक बहुत मजबूत पार्ट बन जाते हैं। वो जरूर, कितना यूपीएससी का पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का लड़की, आप क्या समझते हैं, वो उसको बहुत नॉलेज होता है, तो वो कम से कम असामाजिक तत्व में तो नहीं तब्दील होगा, तो वो अपने देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य भी ये शो करने का यही है कि जो लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको ये नहीं लगे, मतलब सितारों से आगे जहां और भी है वाला कंसेप्ट, वहां भी वो लोग भी लगाएं। तो चाय सुट्टा बार के बारे में बात करते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब्बा नहीं मानेंगे या इज्जत की पे बात आ गई, मतलब कुछ, क्योंकि यूपीएससी के बाद डायरेक्ट हम एक चाय सुट्टा बार ऐसा कुछ हम खोलने वाले हैं, तो चाय बेचने वाला कंसेप्ट, तो मतलब सोसाइटी क्या कहेगी? अब्बा तो हमारे इतने सरल भी नहीं थे जो 3 इडियट्स में दिखाया था कि वो 2 मिनट में रिझाने में मान जाते हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे शहरों में ना लोग पापा डैडी बुलाते हैं, हमारे पास असली बाप होते हैं, तो जो इतने आसानी से मानते नहीं हैं, तो उनको रिझाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि अगर मैं काम करूँगा, क्योंकि उनको हम समझा नहीं सकते थे, हम थोड़ा डरते भी थे, अभी भी डरते हैं, तो हमको ऐसा लगता था कि उनको समझाने के बजाय अगर कुछ करके दिखा दिया, हमने एक प्रोटोटाइप दिखा दिया, तो शायद ज़रूर वो समझे। वो समझ गए बब्बा। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप इंदौर में थे और बता रहे थे घर वालों को कि दिल्ली में ही है। हाँ, नहीं बताया था कि मैं दिल्ली से छोड़ के इंदौर आ गए हैं। हमने दुकान चालू कर दी, तीसरी दुकान हमने चालू कर दी, तीसरी दुकान, और जब लाइव आई तो पकड़े गए हम पापा के साथ में। हमारे एक रिश्तेदार ने बता दिया कि चालू कर लिया इनने। तो वो यूपीएससी वाले दोस्त अभी भी आपके बने हुए हैं, जो लोग मतलब आगे सक्सीड किए होंगे, वो लोग हैं आपसे कांटेक्ट में? हमारे ऐसे दोस्त बने, किसी का नहीं हुआ सिलेक्शन। किसी का नहीं सिलेक्शन हुआ, वाह, ये मतलब अच्छा है। और उसके बाद उन लोगों का क्या, मतलब उन लोग भी कुछ आपकी तरह ही एंटरप्रेन्योरशिप में आए या फिर और भी कुछ? नहीं, अलग अलग स्टेट पीएससी मिले, कोई टीचर बन गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई वकालत कर रहे हैं, और कुछ की शादी करा दी, तो वो अपना घर बार संभाल रहे हैं। और एक हम लोग के बीच में एक बहुत होनहार लड़का था, उसने हर बार मेंस दिया, लेकिन आप समझ लीजिए हर बार इंटरव्यू दिया उसने और उसका नहीं हुआ, तो उसका हम सब लोगों को बड़ा दुख था। और ऐसे लोगों पे मतलब कई बार ऐसा होता है कि हाँ, पहली बार प्री नहीं हुआ, 2-3 बार प्री नहीं हुआ, उसके बाद 4th अटेम्प्ट में अगर आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब हो गया और उसके बाद इंटरव्यू,
मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो उससे डिमोटिवेटेड रहते हैं कि आगे क्या, आगे मतलब कौन से फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग ऐसा सेकंड ऑप्शन नहीं, लेकिन अल्टरनेटिव के तौर पे आपका बेस्ट एग्जांपल है। मतलब एक चाय की बिजनेस से शुरू किया आपने और इतना बड़ा आपका बिजनेस आज सेटअप है। कई ऐसे भी बिहार में मुझे लगता है कि अभी ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से भी बहुत मतलब काफ़ी लोगों को आप लोगों ने इंस्पायर किया है। तो और इसी इंस्पिरेशन के कारण हम आपकी आज स्टोरी कर रहे हैं। उसके बाद मतलब आपने जो सेटअप किया, कैसे फिर आगे आगे उसको बढ़ाया कैसे अपने? हम लोग ने जब चालू किया तो एक दुकान हमारी अच्छी चली, बहुत कारण थे उसके। हमने मार्केटिंग भी की, चाय में भी स्वाद था तो वो चल पड़ी। वो जब वो चल पड़ी तो फिर अब उसकी एक रेप्लिका होती गई कि जैसे कोई हमारे पास आया, बोला कि यार अच्छी दुकान आपकी चल रही है, हमारे लड़के को खुला दो, तो हम उसके लिए चार्ज करने लग गए कि चलिए हम खुलवा देंगे। जैसे कई आ जाते थे कि यार ये पढ़ता लिखता नहीं है, दिन भर आवारागर्दी करता है, इसको लगाओ कहीं पे, तो हम लगवा देंगे, खुलवा देंगे, दुकान क्या है। तो दुकान खुलवाने के हम पैसे चार्ज करने लग गए। तो हमको फ्रेंचाइजी मॉडल हमको समझ में आ गया, हाँ ये बढ़िया सेट हो सकता है। तो वही धीरे धीरे बढ़ गया, अभी 400 क्रॉस कर गए। चाय सुट्टा बार कहाँ से कंसेप्ट आया, मतलब नाम का कंसेप्ट कहाँ से आया? नाम का कंसेप्ट ऐसे आ गया कि चाय और सुट्टा राइम भी करता है ना, और तो ऐसा चाय पकोड़ा भी राइम करता है और भी कई चीजें राइम करती हैं, लेकिन चाय सुट्टा हमारे टीजी में, हमारे स्टूडेंट वाली लॉबी में सुट्टा ज़्यादा राइम करता है, पकौड़ा वकौड़ा तो सब बाद में आता है। तो हमको लगा कि हम लोग ब्रांड तो थे नहीं, तो लोगों के दिमाग के अंदर कैसे घुसा जाए, क्या उनके अंदर ऐसे उटपटांग अतरंगी नाम चुना जाए कि वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो। तो अब हमने जाके ये नाम उटपटांग सूझा। इसमें हम ना कभी सिगरेट बेचते हैं ना किसी को अलाउ करते हैं, लेकिन ब्रांड नहीं थे तो क्या करते हैं, हमारे पास नाम कैसे बनाते हैं, नाम ही कोई उल्टा सीधा कर दिया हमने। अच्छा, तो मतलब आप चाय सुट्टा बार, वहाँ सुट्टा कोई कंसेप्ट नहीं है, बार का कंसेप्ट है? बार कंसेप्ट है, बार मतलब बार टेबल, बार टेबल। और आप ये समझ लीजिए कि एक लंबी चेयर, तो उसमें हम लोग शुद्ध दूध की चाय देते हैं, अल्कोहल नहीं देते हैं। और अपने शुरुआत मैंने सुना है कि गर्ल्स हॉस्टल के पास से की है, उसके पीछे क्या लॉजिक था आपका? उसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक था। उसके पीछे ये लॉजिक था कि लड़कियां आएंगी तो लड़के आ जाएंगे, ऐसा था। तो लड़कियों को कन्वीनियंट रहेगा तो लड़कियां अपने कन्वीनियंस की वजह से पास वाली जगह पे आती हैं, तो वहाँ पे लड़कियां आएंगी तो लड़के तो जुगाड़ करके कैसे भी करके जहाँ पे लड़के आते हैं वहाँ पे आ जाए, वहाँ बीकॉम वाला स्टूडेंट जाएगा। साइकोलॉजी का मतलब जनरल साइकोलॉजी होती है, लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो मतलब ये तो नेचुरल ना, विमेन का मैन की तरफ अट्रैक्शन, मैन का विमेन की तरफ अट्रैक्शन, तो उस चीज़ का हमने यूज़ किया, वो काफ़ी बढ़िया सटीक बैठ गया वो। तो ऐसे लोगों को आप मतलब मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसी लाइंस बोलनी चाहिए जो आगे, जो 5 साल से, 6 साल से, 2 साल से भी, मतलब कई बहुत डिमोटिवेट होते हैं कई बार एग्जाम्स के मतलब जैसे एग्जाम्स पास आता है उन लोग के अंदर और ज़्यादा कभी कभी डिमोटिवेशन होना शुरू हो जाता है कि आगे क्या करें। तो उन लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है, आप बताइए उन लोगों को कि मतलब कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं और भी क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, डीमोटिवेट तो इंसान हो जाता है कभी कभी, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उस चीज़ से हम लोग, आफ्टर ऑल हम लोग एक इंसान है, तो हम लोग को कभी डीमोटिवेट हो ही जाता है, तो उसमें कोई इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कि उस चीज़ से जल्दी निकलिए, उसमें फंस के नहीं रहना चाहिए। वो ट्रैप होता है कि आप उसमें फंस गए तो फंस गए। पड़ाव है जीवन का, इसमें हार जीत तो लगी रहती है, आप फेल होते हो। और हम एक दिन विराट कोहली का कोट सुन रहे थे, किसी बोल रहा था कि जो सक्सेस होती है ना, वो आपको ईगो बूस्ट करती है, और जो फेलियर होता है वो आपको आपकी औकात याद दिला देता है। मतलब वो इंग्लिश में बोला था, हम हिंदी में बोल दिया आपको। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। सोसाइटल प्रेशर के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब क्योंकि आप उस फेज से गुजरे हैं तो इसलिए आप बेहतर बता पाएंगे। सोसाइटल प्रेशर तो देखिए रहता ही रहता है। अब वो आप किसी भी तबके में पहुंच जाए, देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ, या तो आप समाज के अनुकूल चलें, या तो फिर समाज में ऐसे खुद को स्थापित कर लें कि समाज आपके अनुकूल चलने लग जाए। तो फिर भी आपको लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों तो काम ही रहता है कहना, वो तो बोलेंगे। आप कितना भी अच्छा काम कर लें जीवन में, कुछ भी कर लें, आपको उल्टा सीधा कमेंट, उल्टा सीधा लोग बोलेंगे। आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ हम अच्छा करें। ज़्यादा लोग बोले तो ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए कि हाँ भैया ऐसा तो नहीं, ज़्यादा लोग बोलेंगे तो सच में कुछ गलत कर रहे हैं। बाकी इक्का दुक्का बोलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने जब घर पे बताया, आपने कहा कि आपने पापा को बाद में बताया था जब,
तो फिर क्या रिएक्शन क्या था, फर्स्ट रिएक्शन बताया नहीं था, उनको पता चल गया था। अच्छा, पता हमारे चल रिश्तेदार ने बता दिया था जिसने लाइव देखा था कि वो आप संतू को पढ़ने के लिए भेजे तो वहाँ चाय बेच रहा है, हमारे घर का नाम संतू है। तो हाँ, तो फोन वोन आया फिर आपके पास? फोन नहीं है, खुद ही आ गए, वो खुद ही आ गए? खुद ही आ गए। और हम लोग क्या पापा से डरते हैं, मतलब कि यार कहीं ऐसा नहीं कि बताया नहीं तो दे। तो हम लोग सारे दोस्त लोग ऐसे नहीं बोले इज्जत डुबा दिया और बिल्कुल बिल्कुल क्या? मैं बोले नहीं, मतलब उनका मतलब यही था। तो एक्सप्रेसिव ज्यादा नहीं है, लेकिन वो हाँ बोले कि बेकार हो गया सब, जितना सब किया अनुभव, मेरा पड़ेगा। सवाल एक ये भी है कि खुद को भी एक कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है के लिए। मतलब एक बार आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आइडियाज बहुत आते हैं, बट खुद को कन्विंस कैसे करें? मतलब लोग क्या कहेंगे ये तो बाद में आता है, पहले खुद का ईगो पहले आ जाता है, यार हम कैसे कर सकते हैं ये वाला चीज। तो वो उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? मार्केट सिखा देता है। ईगो ट्रिगर आदमी 21-22 साल में बहुत जल्दी हो जाता है कि यार हमको कैसे बोल दिया कि तू चाय ले आके दे। अब हमको ही बर्तन मांजने, हमको चाय बनाना है, हमको झाड़ू पोछा करना है, तो ईगो सब साइड में धरा रह जाता है। पैसे नहीं ना, कौन करेगा आपकी जी हजूरी, कौन करे जब आपके पास पैसे नहीं है? तो खुद ही करना पड़ता है। जब आदमी खुद करता है तो बुद्धि ठिकाने लग जाती है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि खुद को कन्विंस करना, अच्छा, एक कि हाँ। मतलब सिविल सर्विसेज से निकल के और कुछ और ट्राई करना, और वो भी चाय बेचना। देखिए मतलब हमारे पास फेलियर के टैग बहुत सारे लगे होते हैं। पहले सीए फेल हुए थे, सीपीटी फेल हुए थे, मतलब दे ही नहीं पाए, तैयारी किए, यूपीएससी भी वैसे, तो एक और लग जाएगा, क्या है उसमें? मतलब हो तो रही थे, 3 बार हो चुके थे, चौथी बार एक और बार सही, क्या है उसमें? ऐसे देश के प्रधानमंत्री से तो आप इंस्पायर्ड नहीं थे? देखिए प्रधानमंत्री पद से कौन नहीं इंस्पायर्ड होगा, लेकिन हमारा ये था कि हमारा ट्रैक दूसरा है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो बिल्कुल उनसे इंस्पायर्ड होते ही हैं, सब लोग होते हैं, तो मैं भी होते ही उनसे इंस्पायर्ड। और आपसे मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि हमारा यही मानना है कि यूपीएससी अगर बिहार से सबसे ज्यादा निकल रहा है तो नहीं निकलने वालों की भी संख्या इक्वली ज्यादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव आपका, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को इंस्पायर करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।